कॉस्ट ऑफ कैपिटल। आज का टॉपिक है कैपिटल की, पूंजी की लागत। देखिए, कॉस्ट ऑफ कैपिटल होता क्या है। कॉस्ट ऑफ कैपिटल, जैसे हम कोई भी सामान लेते हैं, अगर हमने फर्नीचर खरीदा तो उसके लिए हम पेमेंट करते हैं, वो कॉस्ट ऑफ फर्नीचर होता है। अगर हमने किसी से काम कराया वर्कर से, तो वर्कर को हम वेज देते हैं, वो कॉस्ट ऑफ वर्कर हो गई। यानी कि हम कोई भी फैसिलिटी लेते हैं तो उस फैसिलिटी के लिए जो भी पेमेंट करते हैं वो उसकी कॉस्ट होती है। कॉस्ट इज द प्राइस पेड टू गेट एनी बेनिफिट। अकॉर्डिंग टू सोलोमन एजरा, इन्होंने डिफाइन किया है कॉस्ट ऑफ कैपिटल, वो मिनिमम रिक्वायर्ड रेट है अर्निंग का या कट ऑफ रेट है जो कैपिटल एक्सपेंडिचर के लिए चाहिए होता है। कैपिटल एक्सपेंडिचर का मतलब होता है ऐसे एक्सपेंडिचर जो लॉन्ग टर्म के लिए किए जाते हैं। जैसे अगर हम बिल्डिंग बनाते हैं तो बिल्डिंग का बनाना या बिल्डिंग का खरीदना कैपिटल एक्सपेंडिचर है। हम कोई नया प्लांट लगाते हैं, नया ब्रांच खोलते हैं, नया प्रोजेक्ट स्टार्ट करते हैं, तो इन सब में लॉन्ग टर्म इन्वेस्ट करते हैं, लॉन्ग टर्म के लिए एक्सपेंड करते हैं, यानी कि ये कैपिटल एक्सपेंडिचर है। कोई भी बिजनेसमैन किसी भी फिक्स्ड एसेट में पैसा लगाता है तो उसकी इच्छा होती है कि उसको रिटर्न मिलेगा, प्रॉफिट मिलेगा, क्योंकि रिटर्न मिलेगा तभी वो पैसा लगाता है। कोई भी बिजनेसमैन किसी भी एसेट में पैसा नहीं लगाएगा जिससे कोई रिटर्न नहीं मिलना है। तो अब जब रिटर्न मिलने के लिए वो पैसा लगाता है तो पैसा कहीं से वो लेके आता है, चाहे मालिक से पैसा मिले, मालिक अपना पर्सनल पैसा लगाए, या वो कहीं से लोन लेके आए, तो पैसा लाके तब लगाते हैं किसी इन्वेस्टमेंट में। अब वो ये डिसाइड करना होता है कि भाई जितने पे हम पैसा ला रहे हैं उस पे कुछ रिटर्न देना पड़ेगा, और उसके लिए हम जहाँ इन्वेस्ट कर रहे हैं उससे हमें कुछ रिटर्न चाहिए। तो जितना रिटर्न हमें चाहिए वो उस पर्टिकुलर सोर्स की कॉस्ट है। अकॉर्डिंग टू एमजे गॉर्डन, cost of capital is the rate of return a company must earn on an investment to maintain the value of the company। एमजे गॉर्डन इस चीज पे जोर देते हैं वैल्यू ऑफ द कंपनी पे, कि अगर हमें कंपनी की वैल्यू को मेंटेन करना है तो हम जो भी इन्वेस्ट करेंगे, नेचुरल है जो हम इन्वेस्ट कर रहे हैं, हम पैसा लेके आ रहे हैं या तो ओनर से या लोन लेके आ रहे हैं, उसको जब हम इन्वेस्ट करेंगे तो एक न्यूनतम राशि तो हमको जरूर अर्न करनी चाहिए। जो न्यूनतम राशि अर्न करनी चाहिए वो क्या है, वो कॉस्ट है। क्योंकि कॉस्ट का मतलब हुआ कि जब हम जिससे पैसा ला रहे हैं अगर हम उसको ब्याज देंगे तो कम से कम उतना अमाउंट तो डेफिनेटली निकल जाना चाहिए। जैसे मान लो हम 10 लाख का लोन लिए कहीं से और उस 10 लाख पे हमको 1 लाख रुपए सालाना इंटरेस्ट देना है, तो इसका मतलब हम ये 10 लाख रुपया कहीं अगर इन्वेस्ट करना चाह रहे हैं तो मिनिमम अमाउंट 1 लाख तो उससे रिटर्न मिल ही जाना चाहिए, ताकि हम इस पैसे को, इस ब्याज को दे पाएं। यानी कि अपने अपने हिसाब से इन्होंने कॉस्ट ऑफ कैपिटल को डिफाइन किया है, तरीका अपना अपना है, लेकिन कहने का मतलब यही है कि हम जो फंड ले रहे हैं उसका खर्चा निकल आए, उसकी कॉस्ट निकल आए। साधारण शब्दों में ऐसे बोलते हैं, कॉस्ट ऑफ कैपिटल इज द प्राइस पेड फॉर यूज ऑफ कैपिटल। हम कैपिटल यूज करते हैं तो उसके बदले में हम प्राइस पे करते हैं। अगर हम शेयर होल्डर से शेयर लेते हैं, शेयर के बदले में पैसा लेते हैं शेयर बेच करके, तो वो भी बदले में हमसे उम्मीद रखते हैं कि उनको डिविडेंड मिलेगा। तो ये जो डिविडेंड हम शेयर पे देते हैं ये शेयर की कॉस्ट है। अगर हम डिवेंचर इशू करते हैं या लोन लेते हैं तो लोन के बदले में हम ब्याज देते हैं, जो ब्याज देते हैं वो उसकी कॉस्ट है। ऐसे ही हर एक सोर्स की कॉस्ट होती है अपनी अपनी। अलग अलग आइटम्स की कॉस्ट को देखेंगे। कॉस्ट ऑफ इरिडीमेबल डेट, डेट का मतलब डिवेंचर या अन्य कोई भी लॉन्ग टर्म लोन। डेट या डिवेंचर रिडीमेबल हो सकते हैं, इरिडीमेबल हो सकते हैं। इरिडीमेबल को परपेचुअल भी कहते हैं, और इसका मतलब होता है कि ऐसा डेट जिसको कभी वापस नहीं करना है। इसकी खूबी ये होती है कि कंपनी एक बार ये डेट ले लेती है तो कंपनी के लाइफ टाइम तक ये डेट उसके काम आता है। अगर कभी कंपनी बंद होगी तो ही ये डेट का पैसा रिफंड किया जाएगा, वापस किया जाएगा। यानी कि कंपनी अपने पूरे लाइफ टाइम में इसको एंजॉय करती है। अब कंपनी इसको एंजॉय करती है, यूज करती है, लेकिन क्योंकि डेट है तो इस पर ब्याज देना पड़ता है, तो जो ब्याज देते हैं वही इस डेट की कॉस्ट भी होता है। निकालने का तरीका क्या है, हम इसको कॉस्ट को बिफोर टैक्स भी निकाल सकते हैं, आफ्टर टैक्स भी निकाल सकते हैं।
बिफोर टैक्स निकालने का मतलब क्या है? बिफोर टैक्स निकालने का मतलब होता है कि हम ये जानना चाह रहे हैं कि मान लो टैक्स का कोई इम्पैक्ट नहीं हो, टैक्स का कोई इम्पैक्ट नहीं हो, या मान लो टैक्स हमारी संस्था पे ना लगता है, इसलिए हमें कोई ब्याज पर राहत भी नहीं मिलती है टैक्स की। पहले केस में हम टैक्स को कंसीडर नहीं कर रहे हैं, तो ऐसे केस में कॉस्ट ऑफ डेट क्या होगा? तो बिफोर टैक्स मतलब ये समझिए कि हमारा एक सामान्य बिजनेस है, उस पर कोई टैक्स कंसीडर नहीं होता है, तो कॉस्ट ऑफ डेट हम जानना चाह रहे हैं क्या पड़ रहा है हमको। तो उसका फॉर्मूला होता है कि आईपी यानी कि इंटरेस्ट पेमेंट अपॉन नेट प्रोसीड, नेट हमको जो अमाउंट मिला इनटू 100। अब इसको मैं एक एग्जांपल से करके दिखाता हूं। मान लो हमने 10,000 रुपये ब्याज लिया कहीं से, 10,000, और हमें पूरा 10,000 मिल भी गया। हमने उधार लिया कहीं से, लोन लिया 10,000 का। उस 10,000 पे मान लो हमारा ये तय हुआ कि हम एक साल में 1,000 रुपया ब्याज पे करेंगे। अगर हम एक साल में 10,000 पे 1,000 रुपया ब्याज देंगे तो जो इंटरेस्ट पेमेंट है वो है हमारा 1,000 रुपया, और जो नेट प्रोसीड हमको यानी कि जो शुद्ध राशि हमको मिली है, लोन लिया है हमने 10,000 का लिया है, तो हमारे लिए इसकी कॉस्ट क्या है? कॉस्ट पर एनम में निकाला जाता है ट्रेडिशनली, तो हम सालाना देखेंगे, इनटू 100 कर देते हैं, इसलिए परसेंटेज में जानने के लिए। 10,000 लोन पे हम इंटरेस्ट देंगे 1,000 एक साल में, तो एक साल की कॉस्ट हमारी 10,000 पे 1,000 है। इसी चीज को परसेंटेज में निकालते हैं, इसलिए 100 लगा देते हैं। इसका मतलब जो कॉस्ट है वो 10% है। तो ये हमें कॉस्ट ऑफ डेट पता चल गई। इसी का जैसे मान लो 10,000 हमने लोन लिया, कभी कभी क्या होता है कमीशन भी देना पड़ जाता है। 10,000 हमने लोन लिया, मान लो इस पे हमें 500 रुपये कमीशन देना पड़ गया किसी को, तो जो नेट प्रोसीड है वह 500 रुपये से कम हो जाएगी, और 10,000 की जगह नेट प्रोसीड 9,500 हो जाएगी। 9,500 नेट प्रोसीड हो गई। तो अब अगर हम निकालेंगे कॉस्ट ऑफ डेट, तो ब्याज तो पूरा 1,000 ही देना पड़ेगा हमें। तो 1,000 इंटरेस्ट पेमेंट अपॉन नेट प्रोसीड, जितना हमको लोन मिला 9,500 इंटू 100, तो ये फॉर्मूला है। अब नेट प्रोसीड में फेस वैल्यू यानी कि जितने का लोन हमने लिया, इशू के भी कुछ खर्चे हो सकते हैं, कभी कभी डिस्काउंट भी देनी पड़ जाती है। जैसे कंपनी जब डिवेंचर इशू करती है तो हो सकता है कंपनी 100 रुपये का डिवेंचर 90 में बेच दे, तो 10 रुपये डिस्काउंट दे दिया, वो भी घट जाता है। और कभी कभी कंपनी की कंडीशन अच्छी होती है, इमेज अच्छी होती है, तो कंपनी के डिवेंचर जो होते हैं वो महंगे भी बिक जाते हैं। 100 रुपये का डिवेंचर हो सकता है कंपनी 120 रुपये में बेच दे, तो ऐसे केस में प्रीमियम मिल जाता है। हमें फाइनली ये देखना होता है कि शुद्ध राशि मिली कितनी। तो इस तरीके से नेट प्रोसीड निकाल लेंगे और इससे हम कॉस्ट जान सकते हैं। कॉस्ट ऑफ इरिडीमेबल डेट आफ्टर टैक्स। अगर हम ये जानना चाहते हैं कि आफ्टर टैक्स कॉस्ट क्या है, अब देखिए आफ्टर टैक्स का मतलब क्या है। दरअसल हम जानते हैं कि जो टैक्स होता है वो एक टैक्स जो होता है, टैक्स में हमें छूट मिल जाती है इंटरेस्ट की। मान लो हम कोई बिजनेस करते हैं, हमने कहीं से लोन लिया हुआ है, उस लोन पे हम इंटरेस्ट देते हैं, तो टैक्सेशन वाले कहते हैं कि आप अपने प्रॉफिट में से इंटरेस्ट भी घटा लो, और इंटरेस्ट घटाने के बाद जो प्रॉफिट बचता है उस पर टैक्स दो। कहने का मतलब है कि हमको जो टैक्स देना पड़ेगा उसमें हमें राहत मिल गई इंटरेस्ट की अमाउंट से। तो इंटरेस्ट जब हमें देना पड़ता है तो हमारे टैक्सेबल प्रॉफिट कम हो जाते हैं। टैक्सेबल प्रॉफिट कम होने से हमें उतनी टैक्स की बचत भी हो जाती है। इसको ऐसे समझ सकते हैं, अब ऊपर वाले केस में ही मान लो हमने 10,000 का लोन लिया और उसी पे 1,000 हमने ब्याज दिया, तो हमने देखा था कि रेट आया 10%, मतलब 10% हमारे लोन की कॉस्ट है। अब हमने देखा कि इनकम टैक्स का रेट क्या है। मान लो इनकम टैक्स का रेट 50% है हमारी संस्था पे, ये अज्यूम कर लेते हैं हम 50% टैक्स लगता है। इसका मतलब अगर हम 1 रुपया कमाते तो 5 पैसे टैक्स में चले जाते हैं। तो अगर हमने लोन लिया तो लोन डिडक्टेबल है, तो डिडक्टेबल होने की वजह से जितना लोन में डिडक्ट हो जाएगा उतना पैसा हमें टैक्स नहीं देना पड़ेगा,
उतनी हमें बचत हो जाएगी। और जो टैक्स हो गई बचत हमें वो 0.5 होगी, क्योंकि टैक्स पेमेंट करते हैं 0.5, तो बाकी जो बचेगा वो 0.5 बचेगा हमारे पास। तो हम जब कॉस्ट निकालेंगे इस 10%, तो वो कॉस्ट थी जो टैक्स से पहले थी। अगर हम टैक्स को कंसीडर करेंगे तो कॉस्ट ऑफ डेट हमारी इस तरीके से आ जाएगी। ये पुराने वाला फॉर्मूला है जो पिछले में हमने यूज किया था। मान लो 10% आ रहा है, इनटू करेंगे 1 - t। 1 - t का मतलब होगा 1 - टैक्स। टैक्स अगर 50% है तो इसका मतलब होता है 50/100, और 50/100 को हम लिख सकते हैं इस तरीके से 0.5। तो यानी कि 1 - 0.5 कर देंगे। 1 - 0.5 करने का मतलब है कि 0.5 टैक्स कटेगा, तो 0.5 हमारे पास बचेगा। अब 0.5 10 इंटू में 0.5 कर देंगे तो इफेक्टिव रेट हमें 5% ही पड़ा। यानी कि हमको जो कॉस्ट पड़ रहा है ब्याज का वो 5% ही पड़ रहा है, क्योंकि 5 तो हमारा टैक्स बच गया इस लोन की वजह से। तो ये तरीका है इस केस में कॉस्ट कैलकुलेट करने का। अब है कॉस्ट ऑफ रिडीमेबल डेट। रिडीमेबल डेट वो डेट होता है, वो लोन होता है जो कुछ समय बाद रिडीम करना होता है। इंडिया में नया एक्ट बनने के बाद कोई भी कंपनी इरिडीमेबल डेट नहीं ले सकती है, यानी कि इरिडीमेबल डिवेंचर इशू ही नहीं कर सकती है। डेफिनेटली डिवेंचर उसको रिडीम करने ही होंगे, मतलब लोन वापस करना ही होगा। तो रिडीमेबल डेट का फॉर्मूला क्या है? इसका फॉर्मूला बिफोर टैक्स पहले देखेंगे, फिर आफ्टर टैक्स वैसे ही निकल जाएगा जैसे पिछले में निकाला हमने। तो इस केस में कॉस्ट ऑफ डेट जब निकालेंगे तो फॉर्मूला ये यूज होगा। इस फॉर्मूले को मैं पूरे को डिकोड करता हूं, ये है क्या फॉर्मूला, ऐसे याद रखने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। इसको मैं एक केस से समझाता हूं कि मान लो किसी कंपनी ने 100 रुपये का डिवेंचर बेचा। कंपनी कह रही है कि हम जो 100 रुपये का डिवेंचर बेच रहे हैं आज, ये डिवेंचर हम 10% डिस्काउंट पे दे रहे हैं। यानी कि कंपनी ने कहा कि हम डिस्काउंट दे रहे हैं 10 रुपये का, मतलब कंपनी आपसे केवल 90 रुपये लेगी और ये मान लेगी कि कंपनी के ऊपर आपका 100 रुपये लोन हो गया। ये डिस्काउंट का मतलब है। अब केवल इतना लेके चलते हैं हम, बाकी क्वेश्चन को आगे बढ़ाते हैं। इसी के साथ कंपनी ने इसके साथ कहा कि हम इस पे 9% इंटरेस्ट भी देंगे। यानी कि ये जो 100 रुपये का एक डिवेंचर है, ये 9% कूपन रेट वाला डिवेंचर है। तो कंपनी ने दो बात कही, इन दोनों पे फोकस करके मैं फॉर्मूला बताऊंगा। कंपनी ने कहा कि जिस आदमी को 100 रुपये लोन देना है वो हमारा एक डिवेंचर खरीद लो और केवल 90 रुपये दे दो, हम आपका 100 रुपये मान लेंगे कि हम पे 100 रुपये लोन आ गया। इस पे हम ब्याज देंगे 9%। यानी कि हमने ये मान लिया कि आपने 90 रुपये चाहे बेशक दिए, हमने 10 आपको डिस्काउंट दे दिया और आपका लोन हम पे 100 रुपये का है। हम जब आपको इंटरेस्ट देंगे तो वो 100 पे 9% देंगे, यानी कि 9 रुपया हर साल हम आपको ब्याज देंगे। अब हमें निकालना है इस टाइप के डिवेंचर की कॉस्ट क्या है कंपनी को। तो कंपनी को कॉस्ट क्या पड़ रही है उसको निकालने का तरीका है कि इसमें दो तरह की कॉस्ट पड़ रही है। एक कॉस्ट तो पड़ रही है एनुअल, जो हमको देनी पड़ेगी। मान लो ये एक ही डिवेंचर है और हम उसी की कॉस्ट निकाल रहे हैं, तो पर डिवेंचर हमें कितना ब्याज देना पड़ेगा। कॉस्ट क्या है, अभी हमने बताया था कॉस्ट वो है जो हमको पे करना पड़ता है, जो हमको बियर करना पड़ता है। तो हम बियर क्या कर रहे हैं इसमें, एक तो हम 9% सालाना इंटरेस्ट देंगे, तो इंटरेस्ट पेमेंट 9 रुपये हो गई। 9 रुपये तो इंटरेस्ट का देंगे, प्लस और क्या कॉस्ट पड़ रही है, और कॉस्ट ये पड़ रही है, ये भी कंपनी को खर्च पड़ रहा है कि भी कंपनी ने 10 रुपये डिस्काउंट दे दिया, 10 रुपये डिस्काउंट दे दिए 100 रुपये के डिवेंचर पे, तो ये 10 रुपये भी तो कंपनी की कॉस्ट है। कंपनी को केवल 90 रुपये मिले। अब ये 10 रुपये जो डिस्काउंट दे दिए, ये कितने दिन की कॉस्ट है, ये महत्वपूर्ण बात है। ये उतने दिन की कॉस्ट है जितने दिन के लिए डिवेंचर इशू हुआ है। मान लो ये डिवेंचर 10 ईयर्स के लिए इशू हुआ, 10 साल के लिए। इसका मतलब ये है कि ये 100 रुपये कंपनी ने 10 साल के लिए उधार लिए, 10 साल बाद ये 100 रुपये कंपनी वापस करेगी। तो कंपनी ने डिस्काउंट जो दिया 10 रुपये, ये कंपनी के 10 साल काम आया। क्योंकि 10 रुपये क्यों दिए कंपनी ने डिस्काउंट, ताकि लोग अट्रैक्ट हो जाएं और हमारा डिवेंचर खरीद लें। मतलब डिस्काउंट कोई कंपनी तभी देती है जब उसको ये लगता है कि डिवेंचर नॉर्मली नहीं बिक रहे हैं, तो ठीक है, लोगों को आकर्षित करने के लिए 10 रुपये डिस्काउंट दे दिया। अब ये 10 रुपये डिस्काउंट देने की बदौलत हमें लोन मिल गया 100 रुपये, और क्योंकि ये 100 रुपये का लोन 10 साल तक काम आएगा, तो ये 10 रुपये का डिस्काउंट हमारे लिए 10 साल तक काम आएगा।
तो कहने का मतलब ये है कि ये 10 रुपए की जो कॉस्ट है ये 10 साल में डिवाइड करनी होगी, 10 ईयर्स में डिवाइड करनी होगी। अब या तो इसको ऐसे ही समझ लें कि भाई 10 रुपए है, 10 साल में डिवाइड हो जाएगी, तो हर साल हमको कितना खर्च पड़ा, 1 रुपए का, यानी कि जो 10 रुपए का खर्च है हमारा 10 साल में बांट दिया, तो हर साल 1 रुपया। अब 9 रुपया तो ब्याज देंगे ही देंगे हम, और जो 10 रुपए मतलब डिवेंचर इशू करते ही हमने छोड़ दिए, ये भी हर साल इसका 1-1 रुपया हमारे ऊपर बर्डन पड़ा 10 साल में। तो हम 1 साल की जब कॉस्ट निकालेंगे तो 9 रुपया और 1 रुपया, यानी कि टोटल कॉस्ट हो गई 10 रुपया। अब इसको इस फॉर्मूले में देखें, ये आईपी इंटरेस्ट पेमेंट 9 रुपया सही है। अब ये जो हमने यूज किया है यहाँ पे मैच्योरिटी वैल्यू माइनस नेट प्रोसीड, मैच्योरिटी वैल्यू यानी कि डिवेंचर मैच्योरिटी पे कितना पेमेंट करना होगा हमें, तो कितना पेमेंट करना होगा भाई, 100 रुपए का डिवेंचर है, 100 रुपए देना होगा, माइनस नेट प्रोसीड, नेट कंपनी को मिला कितना, तो कंपनी ने 10 रुपए डिस्काउंट दिया तो नेट मिला कितना कंपनी को, 90 रुपया मिला, तो 100 माइनस 90 कर देंगे, और अपॉन एन, एन का मतलब नंबर ऑफ ईयर, जितने दिन तक डिवेंचर को यूज करेंगे, तो नंबर ऑफ ईयर है 10। अब 100 माइनस 90 अपॉन 10 करके देखो, 100 माइनस 90 10 आएगा, और 10 अपॉन 10 कितना आ जाएगा, 1 रुपया। यही 1 रुपया जानने के लिए इतना बड़ा फॉर्मूला लग रहा है। तो खैर अब ये क्लियर हो गया होगा आपको कि 9 रुपया हर साल ब्याज देंगे, और जो डिस्काउंट है वो 10 रुपये डिस्काउंट 10 साल में बट गया, तो 1 साल में, 1 साल के हिस्से में 1 रुपया आएगा। कुल मिलाकर के डिवेंचर की कॉस्ट हो गई पर एनम 10 रुपया, 10 रुपया हर साल कॉस्ट पड़ी, ये पहली बात। दूसरी बात, अब ये कॉस्ट पड़ी कितने रुपए के ऊपर, हमें पता है डिवेंचर है 100 रुपए का, लेकिन हमें मिले कितने हैं, हमें मिले केवल 90 रुपए। साल के शुरू में हमको नेट प्रोसीड जो मिला वो 90 रुपए मिला, और मैच्योरिटी पे जो हमें देना होगा वो 100 रुपए देना होगा। अब हम इसको निकालेंगे कि एवरेज अमाउंट कितनी है। जैसे आपने देखा होगा स्टॉक टर्नओवर रेशियो में एवरेज स्टॉक जानने के लिए ओपनिंग स्टॉक और क्लोजिंग स्टॉक को ऐड करके 2 से डिवाइड कर देते हैं। तो क्योंकि ये जो लोन की अमाउंट है ये पूरे साल एक नहीं रही, अगर ये पूरे साल एक ही रही होती, मान लो 100 रुपये ही होती और 100 रुपये ही वापस करते, तो ये लिखने की जरूरत नहीं थी, हम सीधे नीचे 100 रुपये लिख देते। लेकिन अभी क्या हालत है कि साल के शुरू में मिल रहे हैं हमें 90 रुपये, और जब हम लौटाएंगे तो 100 रुपये लौटाएंगे, तो ओपनिंग में और क्लोजिंग में लोन की अमाउंट अलग अलग हो गई। तो इसका एवरेज निकालने के लिए 90 प्लस 100 अपॉन 2, ये मैच्योरिटी वैल्यू यानी कि 100 रुपये, और नेट प्रोसीड यानी कि 90 रुपये डिवाइडेड बाई 2, तो एवरेज आ गया कितना हमारा 90, और 100 का एवरेज निकालेंगे तो ये आ जाएगा 95। अब इसकी पर एनम कॉस्ट निकल आएगी 10 अपॉन 95 इंटू 100, इसको कैलकुलेट कर लेंगे तो ये कॉस्ट निकल आएगी। बस ये तरीका है। तो ये समझ आ गया होगा, अगर नहीं आया होगा तो फिर से पॉज करके वापस करेंगे बाद में वीडियो को, तब देख लेना। कॉस्ट ऑफ रिडीमेबल डेट, अब कॉस्ट ऑफ रिडीमेबल डेट उस केस में जब आफ्टर टैक्स हो, अभी हमने देखा था बिफोर टैक्स, इस फॉर्मूले में हमने कहीं टैक्स कंसीडर नहीं किया था। अब हम देखते हैं क्योंकि भाई कंपनियों को तो टैक्स में रिबेट मिलती है, तो टैक्स को कंसीडर करेंगे जब वो, तो टैक्स से राहत मिल जाती है, यानी कि ये जो कॉस्ट है ये कम हो जाएगी। तो फॉर्मूला क्या बन जाएगा, इसका फॉर्मूला बन जाएगा कॉस्ट ऑफ डेट, वही जो फॉर्मूला अभी बिल्कुल जो यूज किया था, इंटरेस्ट का अमाउंट प्लस जितना भी हमें, अब ये खाली हमने तो केवल एक डिस्काउंट से करा दिया था, चाहे कोई शेयर इशू एक्सपेंसेस हो, नेट प्रोसीड निकालने के तरीका है, ऐसे निकाल लेंगे इन सबको एडजस्ट करते हुए, प्रीमियम है तो जुड़ जाएगा, डिस्काउंट है तो घट जाएगा, इशू एक्सपेंसेस तो घट जाएगा, कुल मिलाकर के जो डिफरेंस है वही चेक करेंगे यहाँ पे खाली। तो ये फॉर्मूला एज इट इज पिछले वाला ही है। अब इनटू हम इसमें टैक्स बेनिफिट देखने के लिए 1 माइनस टैक्स घटा देंगे, क्योंकि टैक्स की हमें राहत मिल जाएगी और हमें जो कॉस्ट पड़ेगी वो बाकी पड़ेगी। तो जो टोटल अमाउंट अगर 1 है तो टैक्स की राहत घटा देंगे, अगर टैक्स 40% है तो 1 माइनस 0.40 घट जाएगा यहाँ पे, और 1 माइनस 0.40 घट जाने का मतलब है कि हमको जो कॉस्ट पड़ेगा वो 0.60 पड़ेगा। तो जितना भी कॉस्ट आया ऊपर उसमें 0.6 का हम गुना कर देंगे और हमारी कॉस्ट हमें पता चल जाएगी। ये एक फॉर्मूला है आफ्टर टैक्स निकालने का। लेकिन और जो सुधरा हुआ रूप है इसी फॉर्मूले का वो ये है, और ये इस पहले वाले से ज़्यादा एक्यूरेट है। इसका कारण क्या है कि इस पहले वाले केस में हमने टैक्स का जो इम्पैक्ट डाला, टैक्स का जो फैक्टर डाला, वो पूरे अमाउंट पे डाल दिया जितनी भी कॉस्ट पड़ रही थी। लेकिन ध्यान देने वाली बात यह है कि जो इंटरेस्ट की पेमेंट है, टैक्स की बचत खाली इंटरेस्ट पे होती है। बाकी हमने शुरू में जो डिस्काउंट दिया नेट प्रोसीड में,
या प्रीमियम का कोई मैटर रहा, इशू प्राइस जो लगा, वो सब अमाउंट जो घटती बढ़ती हैं उन पे कोई टैक्स डिडक्शन नहीं मिलती है। तो इसलिए उन पे टैक्स डिडक्शन नहीं मिलती है, तो इसलिए नया फॉर्मूला ये है कि जो इंटरेस्ट पेमेंट है केवल उस पे टैक्स का इम्पैक्ट डालो, यानी कि यहाँ की बजाय इंटरेस्ट की पेमेंट में ही हमने गुना कर लिया 1 - t को, और टैक्स का बेनिफिट हमें यहीं मिल गया। बाकी ये जो है इन पे टैक्स का कोई प्रभाव नहीं पड़ा और ये ज़्यादा सही कैलकुलेशन हो जाएगी। तो इस तरीके से ये फॉर्मूला वही है, टैक्स का इम्पैक्ट इसमें डाल दिया है, बाकी सारी चीज़ें वही हैं। केडी का मतलब फॉर्मूले में कॉस्ट ऑफ डेट कैपिटल है, आईपी का मतलब इंटरेस्ट पेमेंट या इंटरेस्ट पेबल है, एनपी का मतलब नेट प्रोसीड है, और नेट प्रोसीड निकालने का मतलब ये है कि भाई हमारा 100 रुपये का डिवेंचर था, तो फेस वैल्यू मान लो 100 रुपये थी, तो नेट हमें मिला कितना, मान लो इशू में खर्चा 5 रुपया हो गया, घटा देंगे। मान लो हमने डिस्काउंट दिया 10 रुपये, घटा देंगे। मान लो हमने प्रीमियम पे बेच दिया, अगर डिस्काउंट नहीं था, मान लो प्रीमियम पे बेचते तो ये डिस्काउंट ना रह करके यहाँ पे प्रीमियम मिल जाता हमको, और प्रीमियम को हम ऐड कर देते। तो नेट प्रोसीड ज़्यादा भी हो सकती है डिवेंचर की अमाउंट से और कम भी हो सकती है, तो ये जैसा भी केस होगा उसको नेट प्रोसीड मानेंगे और मैच्योरिटी प्राइस के साथ इसका अंतर देखेंगे। टी टैक्स रेट के लिए यूज हो रहा है फॉर्मूले में। अब है कॉस्ट ऑफ इरिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर। अभी तक हमने डेट की कॉस्ट देखी थी, अब देखेंगे प्रेफरेंस शेयर की। तो प्रेफरेंस शेयर की और डेट की कॉस्ट एक जैसी ही रहती है, क्योंकि जो डेट की खूबी होती है पेमेंट के हिसाब से वही प्रेफरेंस शेयर की भी होती है। प्रेफरेंस शेयर भी इरिडीमेबल हो सकता है डिवेंचर की तरह, और रिडीमेबल भी हो सकता है। हालांकि फिर से वही बात कि एज पर लॉ इंडिया में कोई भी कंपनी केवल रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर इशू कर सकती है, लेकिन ये इंडिया की बात है, आगे जाके रूल बदल भी सकता है, या अन्य देश में हो सकता है इरिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर अभी भी इशू होते हो। तो एज पर कॉन्सेप्ट हमें दोनों ही सीखने होंगे, इरिडीमेबल की भी कॉस्ट और रिडीमेबल की भी। तो आफ्टर टैक्स का जो फॉर्मूला रहेगा, यहाँ पे अंतर कितना, केवल इतना हो जाएगा कि इंटरेस्ट की जगह यहाँ पे डिविडेंड आ जाएगा, वहां पे इंटरेस्ट पेमेंट था, यहाँ पे डिविडेंड पेमेंट हो जाएगा। नेट प्रोसीड वही रहेगी जैसे डिवेंचर की थी, वैसे प्रेफरेंस शेयर पे भी डिस्काउंट भी हो सकता है, प्रीमियम भी हो सकता है, इशू के भी एक्सपेंस हो सकते हैं, तो वो सब नेट प्रोसीड वैसे ही निकलेगा यहाँ पे भी, और तरीका कैलकुलेशन का भी वही रहेगा। नेक्स्ट है कॉस्ट ऑफ रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर। तो कॉस्ट ऑफ रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर आफ्टर टैक्स, तो वही तरीका है यहाँ पे कि अगर हम आफ्टर टैक्स निकालेंगे, अच्छा यहाँ पे एक चीज आ रही है कि डिवेंचर में हम ये जो बिफोर टैक्स निकालते थे, जब ऐसा डायरेक्ट निकालते थे, लेकिन यहाँ पे आफ्टर टैक्स निकल रहा है। उसका कारण ये ऑटोमेटिकली आफ्टर टैक्स निकलेगा फॉर्मूले में। उसका कारण क्या होता है कि जो टैक्स दिया जाता है उसके बाद ही हम प्रेफरेंस शेयर को डिविडेंड देते हैं। तो डिविडेंड जो होता है ऑटोमेटिकली वो टैक्स देने के बाद ही पे किया जाता है, इसलिए इसकी जो कॉस्ट आएगी वो आफ्टर टैक्स आएगी। नेचुरली ये आफ्टर टैक्स ही आएगी, तो बाय डिफॉल्ट आफ्टर टैक्स आती है। अगर हम बिफोर टैक्स करना चाहते हैं तो यहाँ पे एडजस्टमेंट करना पड़ेगा हमें। जैसे डिवेंचर में हमने बिफोर टैक्स निकाला था और आफ्टर टैक्स के लिए फैक्टर यूज किया था, ऐसे ही यहाँ पे उल्टा काम होगा। तो जो नॉर्मल फॉर्मूले से हम निकाल रहे हैं वो आफ्टर टैक्स आ रहा है। कॉस्ट ऑफ रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर निकालेंगे तो ठीक उसी तरीके से फॉर्मूला जैसे डेट में यूज किया था कि डिविडेंड की पेमेंट तो सालाना की जाती है। मान लो 100 रुपये के प्रेफरेंस शेयर पे हम 10 रुपये डिविडेंड देते हैं, तो 10 रुपये सालाना डिविडेंड हो गया। एक कॉस्ट तो ये हो गई। दूसरी कॉस्ट मैच्योरिटी वैल्यू और नेट प्रोसीड में अंतर को डिवाइड करेंगे। मान लो मैच्योरिटी प्राइस, ये जो प्रेफरेंस शेयर है, मान लो इस प्रेफरेंस शेयर को हम रिडीम करेंगे, मैच्योरिटी वैल्यू रिडीम करेंगे मान लो प्रीमियम पे, तो मैच्योरिटी वैल्यू इसकी बढ़ जाएगी, 110 रुपये हो सकती है। नेट प्रोसीड निकाल लेंगे जितना आएगा, उनका अंतर ठीक वैसे ही डिवेंचर की तरह कैलकुलेट करेंगे। मान लो ये पर ईयर हमको 1 रुपया खर्च पड़ रहा है, तो 1 रुपी आ जाएगा पर एनम। इसको मैं निकाल के दिखा देता हूं फिर से। देखो मान लो एक प्रेफरेंस शेयर है 100 रुपये का, इस बार मैं सारे यूज कर लेता हूं यहाँ पे, इशू का एक्सपेंस भी। मान लो इशू पे खर्च हो गया हमारा 5 रुपये, तो हम लिख देंगे 5 रुपये इशू पे खर्च हुआ, तो प्रेफरेंस शेयर में से 5 रुपये माइनस हो जाएंगे। फिर हमने कहा ये इशू का खर्चा हुआ, प्लस हम जो इशू कर रहे हैं इसको प्रेफरेंस शेयर को मान लो हम इशू कर रहे हैं, तो इशू पे हम मान लीजिए डिस्काउंट दे रहे हैं 10 रुपया, तो ये 10 रुपये का यहाँ लॉस हो गया। फिर इसके बाद कह रहे हैं कि जब हम रिडीम करेंगे इसको
अगर इस प्रेफरेंस शेयर को हम रिडीम करेंगे, मान लो उस समय हम इसको प्रीमियम पर रिडीम करेंगे, तो जब प्रीमियम पर रिडीम करेंगे तो वहां पे हम 100 रुपए का जो प्रेफरेंस शेयर है उस पे 10 रुपए जोड़ के देंगे, यानी कि रिटर्न करेंगे 110 रुपए प्रीमियम पे। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो मैच्योरिटी प्राइस होगा इसका, मैच्योरिटी प्राइस वो इस प्रेफरेंस शेयर का हो जाएगा 110, हम 100 की बजाय प्रीमियम जोड़ के देंगे। आज जब हम इशू कर रहे हैं तो 5 रुपए तो इशू का खर्चा हो जा रहा है, मान लो हम ब्रोकर को कमीशन दे रहे हैं, और 10 रुपए मान लो हम डिस्काउंट पे बेच रहे हैं तो 10 रुपए इसका खर्चा हो जा रहा है। तो नेट जो हमको मिलेगा पैसा वो 15 रुपए घटा के मिलेगा। तो 100 में से 15 रुपए घटा दीजिए, ये आ जाएगा 85 रुपया। तो हमें जो नेट प्रोसीड मिल रहा है आज वो 85 मिल रहा है, और जो हम रिटर्न करेंगे तब वो 110 करेंगे। अल्टीमेटली हमको लॉस कितना हो रहा है, हमको लॉस हो रहा है 110 माइनस 85। 110 मैच्योरिटी प्राइस है इसका और 85 इसका नेट प्रोसीड है। या तो ऐसे देख लीजिए या सीधे समझ लीजिए कॉस्ट कितनी हो रही है, 5 रुपए पर शेयर तो हम खर्च कर रहे हैं इशू पे खर्चा, 10 रुपए हम डिस्काउंट दे रहे हैं ये खर्चा, और 10 रुपए आज हम एग्री कर रहे हैं कि जब हम रिडीम करेंगे, जब हम रिटर्न करेंगे तो 10 रुपए हम प्रीमियम देंगे, फालतू देंगे, ये भी खर्चा। तो कंपनी का खर्चा हो गया 10 रुपया, 20 रुपया और 5 25 रुपया, कुल मिलाकर के 25 रुपया ये हमें कॉस्ट पड़ रही है। अब ये 25 रुपया कॉस्ट कितने दिन की है, ये 10 साल की, क्योंकि ये जो सब हम डिस्काउंट वगैरह जितना भी ऑफर हम दे रहे हैं ये 25 रुपये हमें 10 साल के लिए लोन दिला रहे हैं। तो नंबर ऑफ ईयर 10 आ जाएगा, 10 करने से ये आ जाएगा 2.5, यानी कि जो कुल कॉस्ट आएगी पर डिवेंचर वो 2.5 रुपये तो यहाँ पे आ गई पर एनम, और 10 रुपये हम इंटरेस्ट इस पे डिविडेंड देंगे, तो 10 रुपया प्लस 2.5 जोड़ देंगे तो टोटल कॉस्ट हो जाएगी 12 रुपया 5 पैसा। अब नीचे मैच्योरिटी वैल्यू और एवरेज जो निकालेंगे फिर वो वैसे ही निकालेंगे। मैच्योरिटी वैल्यू कितना है 110, नेट प्रोसीड कितना है 85, इनका निकालेंगे एवरेज और कॉस्ट निकल आएगी। तो ये फॉर्मूला, इससे भी इसको देख सकते हैं। जितनी भी इंफॉर्मेशन होंगी बस ये यूज करते जाना है, फॉर्मूला हम पुट करना है। अब है कॉस्ट ऑफ प्रेफरेंस शेयर बिफोर टैक्स। जैसा कि हमने बताया था प्रेफरेंस शेयर में बाई नेचर हमेशा वो आफ्टर टैक्स ही, बाई नेचर जब आएगा तो वो आफ्टर टैक्स आएगा। उसका कारण क्या होता है कि टैक्स देने के बाद ही हम प्रेफरेंस देते हैं, तो प्रेफरेंस हमेशा रहता ही आफ्टर टैक्स है, प्रेफरेंस डिविडेंड, तो उसकी जो कॉस्ट है वो आफ्टर टैक्स है। अगर हम बिफोर टैक्स जानना चाह रहे हैं इसकी कॉस्ट, तो हमको क्या करना होगा, आफ्टर टैक्स में हमको एडजस्ट करना होगा 1 माइनस टी का। यहाँ पे 1 माइनस टी एडजस्ट कैसे करेंगे कि मान लो ये कॉस्ट हमको निकल करके आ गई इसकी प्रेफरेंस शेयर की 11%, ये एज्यूम कर लेते हैं 11% आ गई। अब टैक्स का रेट है मान लो 0.5, तो ये जो कॉस्ट आ रही थी हमें, ये तो आ रही थी आफ्टर टैक्स, तो बिफोर टैक्स कितने की इसकी कॉस्ट क्या होगी, तो बिफोर टैक्स नेचुरली इससे ज्यादा होगी। तो तरीका निकालने का है 1 माइनस टी, यानी कि 1 माइनस 0.5 करेंगे। अगर टैक्स का रेट 50% है तो, अगर मान लो टैक्स का रेट 30% हो तो 30 से भी निकाल सकते हैं, उस केस में ये 0.3 हो जाएगा, और 1 माइनस 0.3 करेंगे तो ये 0.7 आ जाएगा। 11 को डिवाइड कर देंगे 0.7 से, तो हमारे पास निकल आएगी बिफोर टैक्स। बिफोर टैक्स से आफ्टर टैक्स निकालना हो तो इनटू कर देते हैं, गुना कर देते हैं 1 माइनस टी को, और अगर हम उल्टा कर रहे हैं, हम आफ्टर टैक्स से बिफोर टैक्स निकालना चाह रहे हैं तो हमको इससे डिवाइड करना होगा, बस ये ध्यान रखना है, बाकी एज इट इज है। अब नेक्स्ट टॉपिक है इसी में कॉस्ट ऑफ इक्विटी। अभी तक हमने कॉस्ट ऑफ प्रेफरेंस शेयर और कॉस्ट ऑफ डेट देखा। कॉस्ट ऑफ इक्विटी होती क्या है, पहले तो कॉस्ट ऑफ इक्विटी समझें कि इक्विटी शेयर होल्डर की कॉस्ट निकलेगी कैसे। इक्विटी शेयर होल्डर का डिविडेंड फिक्स नहीं रहता है। इक्विटी शेयर की कॉस्ट क्या रहती है, जैसे प्रेफरेंस शेयर की कॉस्ट प्रेफरेंस डिविडेंड है, लोन की कॉस्ट इंटरेस्ट है, वैसे ही प्रेफरेंस ये इक्विटी शेयर की जो कॉस्ट है वो इक्विटी डिविडेंड है। जो इक्विटी शेयर होल्डर को जो इनकम मिलता है, जो रिटर्न मिलता है, वो इक्विटी की कॉस्ट है। लेकिन इक्विटी में खास बात क्या होती है कि भाई प्रेफरेंस में तो फिक्स होता है कितना डिविडेंड देना है, लोन पे जो इंटरेस्ट रहता है वो भी फिक्स होता है इतना रुपया देना है, तो वहां पे तो कॉस्ट आसानी से निकल जाती है। लेकिन इक्विटी की कॉस्ट को निकलना सरल नहीं है। उसका कारण क्या है कि इक्विटी का जो डिविडेंड है वो फिक्स नहीं है, पहली बात। दूसरी बात, ये भी कोई जरूरी नहीं है कि वो डिविडेंड मिलेगा ही। अगर डिविडेंड नहीं मिलेगा तो वो रिजर्व संस्था में ही रह जाते हैं। जो रिजर्व संस्था में रह जाते हैं उनका मालिक भी इक्विटी शेयर होल्डर ही होता है। तो इसलिए इसकी कॉस्ट निकालने का कोई सीधा या एक्यूरेट तरीका नहीं है। अब इसके बारे में अलग अलग थिंकर्स ने अलग अलग मेथड बताए हैं, सुझाए हैं कि भी इस तरीके से हम कॉस्ट का आइडिया लगा सकते हैं। एक्यूरेसी तो देख ही नहीं सकते, आइडिया लगा सकते हैं। तो उन्होंने तरीके बताए
अलग अलग मेथड्स में मेजर ये 4 मेथड महत्वपूर्ण हैं। अर्निंग प्राइस मेथड या अर्निंग यील्ड मेथड इसको कहते हैं। इसमें हम ये देखते हैं कि पर शेयर अर्निंग कितनी हो रही है, यानी कि ईपीएस अर्निंग पर शेयर। एक शेयर पे जितना अर्न हो रहा है वही शेयर होल्डर की इनकम है और वही कंपनी के लिए उस शेयर की कॉस्ट है। दूसरा मेथड है डिविडेंड पर शेयर। इसमें देखते हैं, क्योंकि जरूरी नहीं है कि शेयर होल्डर को जितना अर्न हो रहा है उतना कंपनी दे दे। मान लो पर शेयर 10 रुपये अर्न किए तो हो सकता है कंपनी 10 रुपये ना बांटे, 10 रुपये में से 2 रुपये कंपनी के लिए रख रहे रिजर्व बचा करके, 8 रुपये पर शेयर बांटे, तो ये जो डिविडेंड होगा पर शेयर वो केवल 8 रुपये ही रह जाएगा। तो ये डिविडेंड यील्ड मेथड में जो डिविडेंड देगी कंपनी उसी को कॉस्ट माना जाता है। तीसरा मेथड है डिविडेंड प्लस ग्रोथ मेथड। ये फ्यूचर की कॉस्ट को जानने के लिए निकाला जाता है कि कंपनी के फ्यूचर में इक्विटी की कॉस्ट क्या पड़ेगी। अब फ्यूचर में इक्विटी की कॉस्ट पड़ेगी क्योंकि कोई भी संस्था जानती है कि भी डिविडेंड कोई फिक्स तो रहना नहीं है। आज हम 8% देते हैं, कंपनी उम्मीद करती है कि आने वाले टाइम में मान लो हम डिविडेंड में बढ़ोतरी करेंगे। अगर कंपनी की डिविडेंड पॉलिसी ये है कि वो कंटिन्यूअस ग्रो करेंगे, डिविडेंड की जो अमाउंट है कंटिन्यूअस उसको बढ़ाते रहेंगे, इंक्रीज करते रहेंगे, तो ये मेथड अपनाया जाता है। इस मेथड में क्या करते हैं कि मान लो 8% डिविडेंड देंगे तो हम कहेंगे कि 8% तो डिविडेंड हो गया, प्लस ग्रोथ, जी ग्रोथ के लिए मान लो हम पर ईयर इसमें 5% का ग्रोथ करेंगे तो प्लस 5% इसमें जोड़ देंगे, इसके लिए ग्रोथ का फैक्टर जोड़ देंगे, तो 5% पर ईयर ग्रोथ लग जाएगा, उसके लिए यहाँ पे 5% का इंक्रीजमेंट दे देंगे। चौथा मेथड होता है कैपिटल एसेट प्राइसिंग मेथड। कैपिटल एसेट प्राइसिंग मेथड में हम जो शेयर है उसको कैपिटल एसेट मान करके उसकी प्राइस में क्या डिफरेंस आ रहा है उसको रिटर्न मानते हैं, उसको देखेंगे। तो इस पे एक न्यूमेरिकल भी है, वहां पे ज्यादा क्लियर हो जाएगा। अभी एक एक करके इनके फॉर्मूले जान लेते हैं। सबसे पहला है अर्निंग प्राइस मेथड या अर्निंग यील्ड मेथड। इसमें ये देखते हैं कॉस्ट ऑफ इक्विटी निकालने के लिए के यानी कि कॉस्ट ऑफ इक्विटी ये यहाँ पे लिखे हुए हैं, यहाँ से पढ़ सकते हैं। इसका निकालने का मेथड है कि अर्निंग पर शेयर कितना हो रहा है अपॉन मार्केट प्राइस पर शेयर कितना है इंटू 100। मान लो मार्केट में किसी शेयर की कीमत अभी 50 रुपये चल रही है, वो शेयर चाहे जितने भी रुपए का है, मार्केट में एक शेयर की कीमत मान लो 50 रुपये चल रही है और अर्निंग पर शेयर इस साल कंपनी का मान लो 10 रुपये आया, तो इसकी कॉस्ट निकालने का तरीका है ईपीएस अर्निंग पर शेयर 10 रुपये और शेयर की मार्केट में कीमत चल रही है मान लो आज की डेट में 50 रुपये, तो हम इनटू परसेंटेज में कॉस्ट निकालने के लिए इनटू 100 करेंगे और इस तरीके से हम कॉस्ट ऑफ इक्विटी निकाल लेंगे। ये आ जाएगा 52 यानी कि 20%, तो 20% आ गया इसकी कॉस्ट ऑफ इक्विटी। नेक्स्ट देखते हैं डिविडेंड पर शेयर या डिविडेंड यील्ड मेथड। डिविडेंड यील्ड मेथड में यील्ड मतलब अर्निंग कमाई, इसमें हम केवल ये देखते हैं डिविडेंड कितना दे रही है कंपनी। मान लो ऊपर वाले क्वेश्चन का ही हम डेटा लेते हैं कि अर्निंग पर शेयर 10 है, लेकिन कंपनी ने कहा कि हम पूरा पैसा नहीं बांटते, हम केवल 80% देते हैं अर्निंग का, यानी कि जो पे आउट रेशियो वो 80% है कि जितना अर्निंग है उसका हम 80% दे रहे हैं। तो इसका मतलब जो डिविडेंड पर शेयर आएगा डीपीएस आएगा वो केवल 8 रुपये रह जाएगा। और हम देखेंगे मार्केट प्राइस क्या शेयर का, मान लो शेयर का मार्केट में प्राइस 50 रुपये चल रहा है, तो इसका जो परसेंटेज निकल आएगा कॉस्ट ऑफ इक्विटी वो 8/50 इंटू 100 निकाल लेंगे। नेक्स्ट मेथड है डिविडेंड प्राइस प्लस ग्रोथ डीपी प्लस जी मेथड। इसमें क्या करते हैं ग्रोथ की परसेंटेज और जोड़ देते हैं। तो जैसे मान लो ऊपर वाले क्वेश्चन में हमने डिविडेंड पर शेयर अपॉन मार्केट प्राइस इंटू 100 निकाला और सपोज करिए इसकी एक अमाउंट हम निकाल लेते हैं यहाँ पे, जैसे 50 to 100 to 8 16%, मान लो 16% आया, तो हम कहेंगे कि भी जो प्रेजेंट में 16% चल रहा है हमारा डीपीएस के हिसाब से जो कॉस्ट ऑफ इक्विटी है वो 16% है, तो हम कह रहे हैं लेकिन हम हर साल 5% ग्रोथ भी करेंगे, तो हम नेक्स्ट ईयर के लिए जब निकालेंगे तो इसमें 5% ग्रोथ के जोड़ देंगे और ये 16 + 5 यानी कि 21% हो जाएगा। तो ये मेथड है डिविडेंड प्लस ग्रोथ मेथड। नेक्स्ट है कैपिटल एसेट प्राइसिंग मेथड। कैपिटल एसेट प्राइसिंग मेथड भी इक्विटी शेयर होल्डर की कॉस्ट निकालने के लिए यूज किया जाता है। ये मॉडल खास मॉडल है, ये डिस्क्राइब करता है, ये रिलेशनशिप बताता है बिटवीन सिस्टमैटिक रिस्क एंड एक्सपेक्टेड रिटर्न फॉर एसेट। यानी कि अभी तक हमने जो देखे मेथड उन सब में रिस्क के बारे में नहीं सोचा गया था, केवल वो डिविडेंड का आइडिया लगाते थे कि इतना डिविडेंड हो जाएगा, इतनी अर्निंग हो जाएगी, उसी को हम सोच लेते एक्सपेक्ट करते थे कि उतना डिविडेंड देंगे तो वही कॉस्ट हो जाएगी।
लेकिन इस मेथड में व्यवहारिक तरीके से सोचा गया है कि भाई ऐसा हमेशा जरूरी नहीं है कि जो हम डिविडेंड सोच रहे हैं आने वाले साल में उतनी डिविडेंड हमेशा बना रहे। मार्केट में रिस्क भी रहती है और उस रिस्क को भी ध्यान रखना जरूरी है, तब कॉस्ट जानना चाहिए। तो जो रिस्क है वो दो तरीके की रहती है, एक रहती है सिस्टमैटिक रिस्क और दूसरी रहती है अनसिस्टमैटिक रिस्क। ये जो मेथड है CAPM, ये सिस्टमैटिक रिस्क को ध्यान में रखता है, उसके हिसाब से कॉस्ट को देखता है, यानी कि जो एक्सपेक्टेड रिटर्न है उसमें सिस्टमैटिक रिस्क को एडजस्ट करता है। एक्सपेक्टेड रिटर्न यानी कि एक्सपेक्टेड कितना अर्निंग हो सकता है, EPS कितना हो सकता है फ्यूचर में, जो हमने अभी पिछले क्वेश्चंस में देखा था। वो उम्मीद थी हमको फ्यूचर में हो सकता है इतना डिविडेंड हम दें, हो सकता है फ्यूचर में इतना EPS हो जाए, लेकिन रिस्क पे ध्यान नहीं था। इस मेथड में रिस्क को भी कंसीडर करना है। अब रिस्क दो तरह की होती है, सिस्टमैटिक रिस्क, सिस्टमैटिक रिस्क को नॉन डाइवर्सिफाइएबल रिस्क भी बोलते हैं। दूसरी होती है अनसिस्टमैटिक रिस्क, अनसिस्टमैटिक रिस्क को डाइवर्सिफाइएबल रिस्क भी बोलते हैं। अनसिस्टमैटिक रिस्क या डाइवर्सिफाइएबल रिस्क क्या होती है? ये वो रिस्क होती है जो सिस्टम की वजह से नहीं होती और इसलिए हम इसको डाइवर्सिफाई भी कर सकते हैं। डाइवर्सिफाई कैसे कर सकते हैं? ये किसी एक कंपनी से जुड़ी हुई रिस्क होती है। तो जैसे मान लो कोई इन्वेस्टर इन्वेस्ट कर रहा है अलग अलग जगह पे, हमको 4-5 जगह पे पैसा इन्वेस्ट करना है, तो हो सकता है किसी एक कंपनी में प्रॉब्लम आए तो बाकी 3 कंपनी तो अर्न करती रहेंगी। तो हमने अपने पैसे को पोर्टफोलियो के इस तरीके से बांटा कि 4-5 कंपनियों में लगा दिया। तो जो रिस्क है, ये वाली जो रिस्क है, मान लो एक कंपनी में कोई रिस्क है तो वो क्या हो गई, डाइवर्सिफाई होने से वो कवर हो जाती है कि अगर हमने 4 कंपनियों में पैसा लगा, मान लो आगे एक कंपनी का कोई ऑर्डर रद्द हो गया या एक कंपनी की टेक्निक जो थी वो आउटडेटेड हो गई या एक कंपनी के जो सामान की डिमांड थी वो बदल गई, तो केवल एक कंपनी में हमारे इन्वेस्टमेंट को घाटा होगा, बाकी कंपनियों में वो ठीक चलता रहेगा। यानी कि यहाँ पे हमने रिस्क को डाइवर्सिफाई कर दिया। लेकिन जो नॉन डाइवर्सिफाइएबल रिस्क है वो ऐसी है कि हम डाइवर्सिफाई करके भी उसको इग्नोर नहीं कर सकते, उसको बचा नहीं सकते हैं, क्योंकि ये वो रिस्क होती है जो सिस्टमैटिक होती है, जो सिस्टम में फेलियर आने की वजह से हो जाती है। जैसे अचानक पूरी इकोनॉमी पे कोई प्रॉब्लम आ गई, इसका एग्जाम्पल है पॉलिटिकल डिस्टर्बेंस। अगर कभी कभी किसी देश में कुछ पॉलिटिकल डिस्टर्बेंस चल जाते हैं, पॉलिटिकल आइडियोलॉजीज में टकराव की वजह से या कोई सरकार के लेवल पे कोई प्रॉब्लम्स रहती हैं, तो वहां पे वो जो इम्पैक्ट पड़ता है वो पूरी इकोनॉमी पे पड़ता है, वो सारी फर्म पे पड़ता है। अब हम चाहे 4 फर्म में पैसा लगा लें चाहे 5 फर्म में लगें, वो रिस्क सब में आएगा, मतलब पूरा मार्केट ही डाउन चला जाता है उसमें। तो इसको हम नॉन डाइवर्सिफाइएबल या सिस्टमैटिक रिस्क कहते हैं। तो यहाँ पे जो इम्पैक्ट डलेगा वो इस सिस्टमैटिक रिस्क का जो फैक्टर है उसको कंसिडर किया जाता है केवल। तो कैसे करेंगे इस फॉर्मूले में? इसमें कॉस्ट ऑफ इक्विटी निकालने का तरीका है कि इसमें एक हम देखते हैं रेट जो रिस्क फ्री रेट होता है, यानी कि एक रेट हम वो लेते हैं कि ऐसा रेट जिसमें कोई रिस्क ना हो। रिस्क फ्री रेट लिया जाता है मार्केट से कि जैसे उसको ऐसे सोचा जाता है कि मान लो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया बॉन्ड इश्यू करता है मार्केट में और कोई पर्सन रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का बॉन्ड खरीद लेता है जिसका की जो रेट है, जो इनकम है उस पर मान लो 8% बॉन्ड है। इसका मतलब आरबीआई का मैंने बॉन्ड खरीदा, तो भाई आरबीआई तो रिस्क में जाने वाला है नहीं, आरबीआई के जो बॉन्ड है उन पे हर हाल में आरबीआई हमको 8% बॉन्ड देगा ही देगा, मार्केट का इस पे कोई फर्क पड़ेगा नहीं। गोल्ड जो सॉवरन बॉन्ड इनको कहते हैं, सरकारी बॉन्ड, तो इन पे लोगों को विश्वास होता है कि इनमें कोई ना तो कम होगा, इसमें 1 भी रुपया ना ज्यादा होगा, पूरा फिक्स रहेगा। तो ऐसे रिटर्न को कहते हैं रिस्क फ्री रेट। तो ये RF जो है इसका मतलब है रिस्क फ्री रेट ऑफ रिटर्न, इसको ध्यान में रखा जाता है। प्लस, अब इसमें प्लस जोड़ते हैं फ्लक्चुएशन वाला मामला, यानी कि जो रिस्क है वो यहाँ पे देखते हैं। अब वो रिस्क क्या है और उसको किस चीज से हम गुना कर रहे हैं इसको समझिए। ये है बीटा, इसको बीटा बोलते हैं। जिस इन्वेस्टमेंट में हमने पैसा लगाया है उसमें रिस्क क्या है। अब ये जो बीटा होता है इसको कैलकुलेट तो नहीं कर सकते, इसका केवल अंदाजा लगाया जा सकता है, एस्टिमेट लगाया जा सकता है, क्योंकि जो रिस्क को कभी भी हम 100% समय से पहले जान नहीं सकते कितनी रिस्क है। इसका केवल एक मेजर किया जाता है एस्टिमेशन के आधार पे। अब ये हम किस चीज पे रिस्क को देखते हैं, फैलाते हैं? हम कहते हैं कि मार्केट में जहां हम पैसा लगा रहे हैं वहां हमको 15% की उम्मीद है मान लीजिए, तो हमको 15% की उम्मीद है, लेकिन रिस्क भी तो है मार्केट में रिस्क भी तो बना हुआ है। रिस्क हम जानेंगे कि मार्केट में इसमें रिस्क का क्या लेवल है। तो मार्केट से पता चला
कि भी पर्टिकुलर जहाँ पे जैसा हम इन्वेस्ट लगा रहे हैं इसमें जो मार्केट का जो तजुर्बा है वो कहता है कि इसमें जो रिस्क रहता है वो 1.5 फैक्टर तक रहता है। इसको 1.5 का मतलब हो गया कि ये 1.5 गुना तक हमको लॉस पहुंचा सकता है। तो इसको निकालने का तरीका कैसे है, हम देखेंगे कि भी जो 15% हमको रिटर्न की उम्मीद है, हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं 15% मिलेगा, लेकिन 8% वो रेट है जो रिस्क फ्री है, यानी कि ये तो हम गवर्नमेंट बॉन्ड में लगाएंगे तो 8% वहां पे भी मिल जाएगा। तो हम रिस्क कितना ले रहे हैं, हम ले रहे हैं रिस्क 7%। ये जो 7% है ये रिस्क की इनकम है। और रिस्क का फैक्टर क्या है, वो मार्केट से एस्टिमेट पता चलता है कि मार्केट से पता चला रिस्क फैक्टर 1.5 है, तो इस 7 में गुना कर देंगे 1.5 की, तो हमें ये जो रिस्क है इसका पता चल जाएगा कि ये रिस्क से कवर होकर के हमें रिटर्न पता चल जाएगा कितना आता है। फिर इसको 8 में जोड़ देंगे। इसको मैं एक न्यूमेरिकल से यहाँ पे डिस्कस करता हूँ। मान लो फॉर एग्जांपल हमको एक गिवन सिचुएशन दी है कि रिस्क फ्री रेट ऑफ रिटर्न है 12%। 12% वो रेट है इकोनॉमी में जिसमें कोई रिस्क नहीं है, आप सरकार का बॉन्ड खरीद लो 12% मिल जाएगा। फिर बीटा कोफिशिएंट फर्म के पोर्टफोलियो का, फर्म का जो पोर्टफोलियो है इसका बीटा कोफिशिएंट ये कहता है कि 1.5 फैक्टर है। ये वो फैक्टर होता है जो रिस्क को हमें बताता है कितना रिस्क है। मार्केट रिटर्न यानी कि मार्केट में जब हम पैसा लगा रहे हैं वहां से उम्मीद है हमें 16% मिल जाएगा। अब हमको कॉस्ट ऑफ इक्विटी देखनी है CAPM मेथड से, तो इसमें हम देखेंगे रिस्क फ्री रेट कितना है 12%, बीटा फैक्टर कितना है 1.5, मार्केट रेट कितना है 16% एक्सपेक्टेड, इसमें रिस्क फ्री कितना 12%, तो जो रिस्की इन्वेस्ट जो हमारा रिस्की है वो कितना 4% है। अब इस 12 माइनस 16 माइनस 12 यानी कि 4, अब इस 4 में रिस्क फैक्टर कितना 1.5 बीटा फैक्टर, इसको गुना कर देंगे 4 में 1.5 को, ये आ जाएगा कितना 6। अब रिस्क फ्री 12 था और रिस्क एडजस्टेड 6 है, इसको प्रीमियम बोलते हैं, यानी कि रिस्क से ऊपर जो रिटर्न है इसको प्रीमियम रेट बोलते हैं। यानी कि हम भाई रिस्क ले रहे हैं तो वहां पे हमें उम्मीद है कि प्रीमियम रेट हमको मिल जाएगा, और हमने बीटा फैक्टर भी एडजस्ट कर लिया कि एक्सपेक्टेशन तो हमें थी इतना मिलने की, इसको एडजस्ट कर लिया तो ये 6 आ गया, तो 12 + 6 आ गया 18% हमको रिटर्न मिल जाएगा। तो ये था इसका निकालने का तरीका। नेक्स्ट है मेजरमेंट ऑफ ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल। अब ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल क्या होती है, अभी तक हमने जो आइटम देखे थे वो सेपरेट थे, ऐसे ही इनके अलावा और भी बहुत जितने भी आइटम होते हैं ये कॉस्ट सबकी होती है। अभी तो हमने प्रेफरेंस शेयर देखे, डेट देखा, इवन शॉर्ट टर्म डेट का भी होता है, फॉर्मूले यही यूज हो जाते हैं। शॉर्ट टर्म डेट की भी वैसे ही होती है कि इंटरेस्ट कितना देंगे शॉर्ट टर्म डेट पे, इंटरेस्ट पेमेंट कितना करेंगे अपॉन शॉर्ट टर्म डेट से हमें नेट प्रोसीड कितना मिल रहा है इनटू 100, तो तरीका यही रहेगा। ऐसे ही हर चीज की कॉस्ट होती है। मान लो हम रिटेन्ड अर्निंग रख रहे हैं यानी कि प्रॉफिट बांटे नहीं, तो रिटेन्ड अर्निंग की भी कॉस्ट होती है। अब रिटेन्ड अर्निंग की कॉस्ट लेकिन ऐसी नहीं होती जैसी इन चीजों की थी जो हमने अभी डिस्कस की, क्योंकि इनमें तो हम देते हैं, डिविडेंड देते हैं, इंटरेस्ट देते हैं। रिटेन्ड अर्निंग की ऐसी कोई क्लियर कॉस्ट नहीं होती है, एक्सप्लिसिट नहीं होती है, इसकी कॉस्ट इम्प्लिसिट टाइप की होती है, छुपी हुई। ये कॉस्ट होती कैसी है, इसको हम ऐसे समझ सकते हैं कि जैसे रिटेन्ड अर्निंग, मान लो कंपनी ने डिविडेंड ना बांट करके लिए, जैसे अभी हम देख रहे थे कि 10 रुपए का अर्निंग पर शेयर था, कंपनी ने कहा कि हम केवल 8 रुपए डिविडेंड देंगे, तो कंपनी ने कितना डिविडेंड नहीं दिया, 2 रुपया रख लिया, तो 2 रुपया क्या रिटेन्ड अर्निंग। अब शेयर होल्डर जो है वो कहेगा कि 2 रुपये अगर मैं कंपनी में छोड़ रहा हूं तो कंपनी को 2 रुपये पे अर्न करना होगा, जो अर्न करना होगा वही इसकी कॉस्ट हो जाएगी रिटेन्ड अर्निंग की। या यूं समझिए कि भी शेयर होल्डर ये कहता है कि आप ये 2 रुपये जो आपने बचा लिए अगर इसको मुझे दे देते तो मैं इसको मार्केट में लगाता, जब मैं मार्केट में लगाता तो इस पर मुझको कुछ कमाता, मान लो 5% 6% कुछ तो मैं अर्न करता, जो मैं अर्न करता वो मैं छोड़ रहा हूं यहाँ पे, यानी कि मैं एक अपॉर्चुनिटी छोड़ रहा हूं, तुम 2 रुपये को जब मेरे से रख ले रहे हो तो मेरी जो अपॉर्चुनिटी छूट रही है उसकी इनकम मान लो 5% थी, इसको अपॉर्चुनिटी कॉस्ट कॉन्सेप्ट कहते हैं इकोनॉमिक्स में। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट केवल एक इकोनॉमिक कॉस्ट होती है जो वास्तव में होती नहीं है, लेकिन हम उसको डिसीजन लेने में मदद करता है कि भी मैं 2 रुपये मार्केट में लगाऊं या कंपनी के पास ही छोड़ दूं रिटेन्ड अर्निंग। तो इसमें कंपनी को कम से कम उतना कमाना होता है, तो जो रिटेन्ड अर्निंग की कॉस्ट है वो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट की तरह होती है। अब क्योंकि अपॉर्चुनिटी कॉस्ट को हम मेजर ही नहीं कर सकते, तो रिटेन्ड अर्निंग की जो कॉस्ट मेजर की जाती है वो वैसे ही की जाती है फिर जैसे कि इक्विटी की कॉस्ट मेजर की जाती है, इक्विटी शेयर होल्डर की। अब नेक्स्ट आ जाते हैं, खैर मतलब सभी आइटम्स की कॉस्ट अपनी अपनी होती है। आज हम अभी इसमें देख रहे हैं मेजरमेंट ऑफ ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल, यानी कि अभी तक हमने इंडिविजुअल जो फैक्टर थे उनकी कॉस्ट देखी थी,
अब ओवरऑल कॉस्ट क्या होगी भाई, कंपनी तो अपनी कॉस्ट देखेगी ओवरऑल, कंपनी के पास शेयर भी होंगे, इक्विटी शेयर भी होंगे, प्रेफरेंस शेयर भी होंगे, डिविडेंड ये डिवेंचर भी होगा, बैंक लोन भी होगा, रिटेन अर्निंग भी होंगी, रिजर्व्स भी होंगे, सब कुछ होगा। तो सबकी मिलाकर के कॉस्ट जब निकालते हैं तो उसको ओवरऑल कॉस्ट बोलते हैं। और इसको निकालने का तरीका ऐसे एग्जांपल से देखे समझ आ जाएगा। मान लो एक कंपनी के डिवेंचर है 5 लाख रुपए के प्रेजेंट में, प्रेफरेंस शेयर 8 लाख के इशू कर रखे हैं, इक्विटी शेयर 12 लाख के इशू कर रहे हैं, और रिटेन की गई है अर्निंग, यानी कि पिछली जो अर्निंग हुई थी वो कंपनी ने बचा के रख ली, शेयर होल्डर को बांटा नहीं पैसा 5 लाख। अब इनकी अलग अलग कॉस्ट भी बताई हुई है कंपनी ने कि भाई डिवेंचर की कॉस्ट 12% है, उसने कैलकुलेट करके खुद दे रखी है, प्रेफरेंस शेयर की कॉस्ट 8% है, इक्विटी शेयर पे जो कॉस्ट है वो 15% है, और रिटेन अर्निंग की जो कॉस्ट है वो 15% है। इक्विटी वाली ही रिटेन अर्निंग की मान ली है इसमें, ज्यादातर वही मानी जाती है। अब हमें निकालना है इसका ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल। ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल या वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल भी इसी को बोलते हैं। तो निकालने का तरीका है, वेट असाइन करेंगे हम हर चीज को, यानी कि ये 5 लाख, 8 लाख, 12 लाख, 5 लाख कुल मिलाकर के कंपनी की जो टोटल कैपिटल है वो 30 लाख हो गई। अब इस 30 लाख में इन सबका वेट क्या होगा, तो वेट निकालने का तरीका है, मान लो हम इस 30 लाख को 1 मान लें, तो इन सबके वेट कितने कितने होंगे। तो इन सबके वेट निकालने का तरीका है कि इसको इसमें चेक कर लो, 5 लाख अपॉन 30, 5 अपॉन 30 निकालेंगे, 8 अपॉन 30 निकालेंगे, 12 अपॉन 30 निकालेंगे, 5 लाख अपॉन 30 निकालेंगे, तो आपके पास ये फैक्टर आ जाएंगे। यानी कि टोटल अगर 1 है तो ये 1 के हिस्से हैं, ये सब मिलकर के 1 ही आ जाएंगे, ये इसके फैक्टर हैं, यही वेट हो गई। अब इसमें जिसका ज्यादा पोर्शन है, जैसे मान लो इक्विटी शेयर ज्यादा है, 12 लाख है, तो इसका वेट ज्यादा हो गया 0.40। जो जितना ज्यादा होगा उसका वेट उतना ज्यादा होगा। जो सबसे कम है, जैसे ये 5 लाख है डिवेंचर, तो 5 लाख का वेट भी कम है 0.167। अब कॉस्ट इनकी क्या थी, इन सबकी कॉस्ट यहाँ पे हमें गिवन थी, दी हुई, हमने अब इनकी वेटेड कॉस्ट निकाल ली सबकी अलग अलग। तो वेटेड कॉस्ट इसकी कितनी है, यानी कि इसको प्रोडक्ट भी बोलते हैं, वेट और कॉस्ट का गुना करते जाएंगे। 0.167 12%, ये आ गया 2% का हो, इसको 2.13%, 6%, 2.5%, ये वेटेड कॉस्ट आ रही है। अब सबकी कॉस्ट मिला दी तो ये वेटेड एवरेज कॉस्ट आ गई 12.63%, इसको वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल, यानी कि अलग अलग कॉस्ट तो ये है, और पूरे कैपिटल स्ट्रक्चर की जो कॉस्ट है वो 12.63% है, 12.63%। अब यहाँ पे एक और महत्वपूर्ण पॉइंट मैं बता दूं कि एक टर्म आपने कभी पढ़ी होगी लीवरेज, कि लीवरेज से होता क्या है। लीवरेज से जो ओवरऑल कॉस्ट है वो कम हो जाती है। ओवरऑल कॉस्ट कम कैसे हो जाती है कैपिटल स्ट्रक्चर की, कि देखो अगर हम सारा पैसा इक्विटी से ही जुटाते, इक्विटी शेयर होल्डर से, हम लोन नहीं लेते, हम प्रेफरेंस शेयर इशू नहीं करते, तो भाई कॉस्ट कितनी पड़ती है हमको 15%। लेकिन हमने लीवरेज यूज किया, लीवरेज मतलब हमने लोन यूज किया या प्रेफरेंस शेयर का पैसा यूज किया, तो क्योंकि उनकी कॉस्ट होती है 12%, 8%, यानी कि इक्विटी से कम होती है, तो इसलिए जो ओवरऑल कॉस्ट है वो 12.63 आई। अगर हम केवल इक्विटी यूज करते तो 15% कॉस्ट आती, लेकिन हमने कॉस्ट को कम कर लिया। तो डेट का यूज करने से ओवरऑल कॉस्ट जो होती है हमारे कैपिटल की वो कम हो जाती है, यही हमारे प्रॉफिट बढ़ाने में फिर मदद करती है।